थे अपन। देखो भाई 3 की कर रहे थे, सॉरी सॉरी, मेरे को क्या पता नहीं दिया तो, जो करवाओ करवा लो, सारे करवा दूंगा। हाँ भाई चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सामने देखो सब लोग, 2-3 क्वेश्चन लास्ट के बच्चे थे, फिर हम केस स्टडी करेंगे, ठीक है। लो बेटा सामने देखो यार, अरे बात नहीं, जो काम कर रहे हो वो करते रहो और जिसको यहाँ पढ़ना है वो पढ़ते रहो, बस बोलो मत कोई भी। क्या है, काम अपना कंप्लीट होना चाहिए, है कि नहीं। अपनी जिम्मेदारी पूरी हुई, अपन फ्री। देखो सामने देखो, तो लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, सेक्शन बी चैप्टर 3 में से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ना 3 को ना। 1 4 3 ये तो पहले करना हमेशा। 1 तो इजी होता है इसलिए, 4 अच्छा होता है, 4 3 फिर 2 फिर 5। चलो ध्यान दो सब लोग। 2-3 क्वेश्चन लास्ट में ये अच्छे हैं, केस सिनेरियो वाले। कल कहां तक हो गया था अपना, 12 तक, 11 तक, 11 तक इन्फेंट केयर। लो देखो भाई, अरे मोटा शूज भी कर लिया था अपन ने, याद आ रहा है मेरे को, मोटा मोटा बोला तो था मैंने कुछ, अच्छा मतलब रीड किया था, फिर किया नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हाँ भाई चलो सामने देखना, लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, 3-4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था हमारा इन्फेंट केयर वाला, मेरे को जहां तक याद रहा है इन्फेंट केयर। हाँ कौन सी स्ट्रेटेजी थी इन्फेंट केयर, डिफरेंशिएशन, है ना। कल आप में से कई लोगों ने क्या बोला था, और मैंने क्या कहा था, हिंट नहीं मिला उसका, कहीं हिंट ही नहीं दिख रहा कि यार ये अपन इसको फोकस डिफरेंशिएशन कहे, है ना, हिंट मिलना चाहिए, तभी तो अपन कोई आंसर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना भाई। अ सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी, सेंचुरी ओल्ड मतलब 100 साल पुरानी, मोटा शूज, कमीने साले यही नाम रखना जरूरी था कंपनी का, तो चिढ़ा रहे मेरे को। सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी मोटा शूज हैड एन इमेज ऑफ बीइंग द फुटवेयर चॉइस ऑफ फॉर्मल ओकेजन्स, ठीक है। जैसे बाटा है ना, बाटा का भी सेम था। बाटा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल जो शूज होते थे वो बेचता था, ठीक है। इट इन एन अटेम्प्ट टू री इन्वेंट इट्स ब्रांड, इट इज टाइड अप विद अ फॉरेन फुटवेयर जायंट बफराइन टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट्स हाइट सीक ब्रांड इन द कंट्री। अब सुनना, तो भाई उसने फिर क्या किया, एक फॉरेन ब्रांड के साथ क्या कर लिया भाई साहब, टाई अप कर लिया, जैसे उसने भी किया हुआ है, बाटा ने किया हुआ है ना, किसके साथ, अरे अरे वो हश पपीज के साथ, बाटा ने किया हुआ है हश पपीज के साथ। क्योंकि बाटा तो सिर्फ क्या बनाता था, ये लेदर वाले जो प्लेन शूज हैं, स्पोर्ट्स वेयर, वो सॉरी फॉर्मल वाले और स्कूल के बच्चों के लिए। फिर उसने हश पपीज के साथ किया, हश पपीज क्या लेके आया, लोफर वोफर बढ़िया वाली डिजाइन, स्नीकर्स टाइप। फिर उसने उसमें स्पोर्ट्स वाले में किसके साथ किया, पावर के साथ, बाटा का बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसे ही इसने किसके साथ किया, एक विदेशी कंपनी बफरीन के साथ इसने किया है, ठीक है। पुटिंग इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इट लॉन्च्ड एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैजुअल एंड रिलैक्स्ड फुटवेयर फॉर यंग, aiming at a brand and image makeover. The Mota Shoes decided to price the height seek products at premium. वो जो नए वाले प्रोडक्ट्स हैं बफरीन वाले, उसको उसने सोचा है प्रीमियम पे निकालूंगा, और इसने क्या डिसाइड किया है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट रिलैक्स्ड फुटवेयर लॉन्च कर रहा है, एमिंग एट अ ब्रांड एंड इमेज मेकओवर, ब्रांड इमेज पे गेम खेलने वाला है अब ये, ठीक है। तो बताओ ये कौन सी स्ट्रेटेजी है यार, डिफरेंशिएशन, सीधा सीधा आंसर है। जब आप ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू या कुछ नया कर रहे हो, हाई प्राइस प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, तो फिर क्या है, डिफरेंशिएशन। ऑल द हिंट्स आर ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्या हुआ चश्मिश, डाउट, पक्का, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट 13-14, ढंग से देखना, ये वाले क्वेश्चन बड़े अजीब हैं, लेकिन देखना तो आ सकते हैं इसका मतलब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, रोहित पटेल, ये वाला तो नहीं था, रोहित पटेल इज हैविंग अ स्मॉल केमिस्ट शॉप इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद, ठीक है। रोहित पटेल जी की काय की दुकान है,
केमिस्ट शॉप है, दवाइयां बेचता है. What kind of competencies Rohit can build to gain competitive advantage over the online medicine sellers? सर ये कौन सी, what kind of competencies, किस प्रकार की competencies ये बिल्ड कर सकता है उनके ऊपर एडवांटेज उठाने के लिए? तो कॉम्पिटेंसीज तो तीन ही प्रकार की होती हैं, याद करो. द मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज. याद आया? सबसे पहला क्या था? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, देन कस्टमर वैल्यू, तीसरा क्या बोले जा रहे हो? एप्लीकेशन. अच्छा ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स. याद है? तो चेक करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब. इसने लिखा कैसे होगा वो अच्छा इंपॉर्टेंट है. देखो आंसर तो पता कर लोगे आप. 12 है 13 है? 13 है ना? हाँ भाई. तो कैपेबिलिटीज, कैसी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करेगा ये? दैट आर वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. A small community is this. Rohit can build competencies in the areas of developing personal and cordial relations. अब सुनो, अब इसने कौन सा वाला पार्ट लिखा है? सेकंड वाला. देखो 3 क्वेश्चंस थे, याद करो. पहला पार्ट कौन सा था? हाउ टू. पहला तो था मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज वाला. सेकंड क्या था? हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, है ना? वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. फिर क्या था? याद करो, इतना रटाया वो तो. लास्ट वाला क्या था? हाउ टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या होनी चाहिए? ड्यूरेबिलिटी. क्या नहीं होनी चाहिए? ट्रांसफरेबिलिटी. क्या नहीं होनी चाहिए? इमिटेबिलिटी. और क्या होनी चाहिए? एप्रोबेबिलिटी. याद आया? फर्स्ट वाला क्या था? गैरी एमल, वो मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज. वो था कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू और एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स. ऐसे याद रखो कि वो क्या लाइन देगा. अब इसमें क्या था क्वेश्चन के अंदर? देखो इसमें क्वेश्चन में उसने कहा था कि उसको कौन कौन से एरियाज में कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी चाहिए. तो बेसिकली यहां पे क्या कहना चाह रहा है? उसने एरियाज तो बोला नहीं, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर, देखो तो उसने कहा भैया ये जो नाम है इसका क्या नाम है? रोहित पटेल. तो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज, कौन सी, तो मतलब वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड कर सकता है. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज. तो इसमें भी याद रखना उसने कौन सा वाला आंसर दिया है? सेकंड वाला जो अपन ने पढ़ा था, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी वाला दिया है. हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी. तो हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी वाला कौन सा है? वैल्यूएबल, रेयर होनी चाहिए और कॉस्टली टू इमिटेट और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए. और मेरे ख्याल से ठीक है, ज्यादा सही यही है कि आप कोई भी चीज में कैसे, किस टाइप की कॉम्पिटेंसी बिल्ड करोगे. अगर तुम मेरे को बोलो सर हम नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, बोला हम भी उसमें कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम कौन कौन सी करें, मतलब कैसे करें, कैसी बिल्ड करें, किस टाइप की करें. तो मैं क्या कहूंगा कि यार वैल्यूएबल होनी चाहिए. समझ रहे हो? वैल्यूएबल होनी चाहिए. और क्या होनी चाहिए? रेयर होनी चाहिए. फिर कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए. तो नॉर्मली यही जवाब रहेगा. अब मैं आपको बताता हूं फर्स्ट वाला जो पार्ट था गैरी हेमल वाला, उस वाले की भी 2 पॉइंट तो सेम ही है ना. याद करो, कस्टमर वैल्यू लगभग वैल्यूएबल जैसा ही पॉइंट है. कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन मतलब थोड़ा रेयर जैसा ही पॉइंट होता है वो. अरे दोनों में सिमिलर सा ही तो वो मैटर है, अंदर अंदर दोनों में सेम सा ही मैटर होता है, तो इसलिए वो सिमिलर सा लगता है. ठीक है. हाँ भाई, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज. हाँ, तो हाउ टू बिल्ड मतलब में भी क्या है कि भाई सर कौन कौन सी करनी चाहिए, मतलब कि कैसी करनी चाहिए, किस टाइप की कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करनी चाहिए. उसमें हाउ टू बिल्ड का मतलब ये नहीं है कि स्टेप्स क्या हैं. अब मैं समझ गया तू क्या बोलना चाह रहा है. हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब तुझे क्या लग रहा है कि स्टेप्स है ये. समझ रहे हो कि सर स्टेप्स क्या होते हैं, कि पहले ये करते हैं ये करते हैं. स्टेप्स थोड़ी है वो, कि सर कोई भी धंधे में कोर कॉम्पिटेंसीज कैसे बिल्ड करते हैं, ये है उसका हिंदी मीनिंग बेसिकली. समझ गए कि सब लोग? ठीक है. तो कोई भी धंधा हो भाई, तुमने कोई भी नया बिजनेस चालू कर रहे हो, तो आप मेरे से पूछोगे सर कैसी कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यही कहूंगा वैल्यूएबल, रेयर करो. ऐसी बनाओ जो वैल्यूएबल हो, जिस कस्टमर को वैल्यूएबल लगे, और रेयर होनी चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए, और
नॉन सब्सटीट्यूटेबल होनी चाहिए। तो ऐसे ही होगी। आगे बात समझ में सबको? पक्का? बिल्कुल सही आंसर यही है इसका। ठीक है, अब देखो तो मेन बात तो क्या है, उसने वो तो एक ही लाइन में बोल दी, आपको नहीं बोलनी। मुझे तो अच्छा नहीं लगा इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आंसर। ठीक है, अब सुनना, क्योंकि ये तो अभी दे रहा है छोटा सा, तुम लिख दोगे ना छोटा सा, उसमें नंबर नहीं देगा तुमको। मेरे को पता है ना, इतना नीच नीच काम तो कर ही रहा है, कल बताया था ना आपको। सेम एंट्री में नंबर काट रहा है, और कौन सवाल करने वाला है उससे? कोई नहीं। मैं तो बोला उस बच्चे को, मैंने कहा डाल इसको वीडियो वीडियो बना के ढंग से। बोला सर सारे लोग बोल रहे हैं मेरे को, क्या फायदा है, तेरा क्या फायदा होगा? मैंने उसको बोला, मैंने कहा माना तेरा फायदा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो लोगों में जगेगी। क्या होता है भाई, हर बच्चा ये सोच के बैठ जाता है, बोला यार अपना क्या फायदा होगा, भाई अपने को तो अटेम्प्ट देना ही है। तो आप ये सोचोगे तो फिर आगे दुनिया को तो पता, आगे तो बहकावे में रहेंगे। सोचो कई जेन्युइन बच्चे जो पास हो सकते थे वो फेल हो जाएंगे। ये जो जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ ना, इसके 38 मार्क्स आए हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 2 नंबर इसके उस एंट्री के नंबर काटे इन्होंने, अगर वो देता तो वो पास हो जाता ना। वो कहने का मतलब वो तो पास हो जाता ना, कहने का मतलब समझ रहे हो आप? 38 से 2 ही नंबर उसके गलत काट लिए, साफ सबूत है। एक को दे रखे, एक को नहीं दे रखे, उसी के दोस्त को। ऐसा भी नहीं कि कोई पुराना अटेम्प्ट हो कि भाई बोलो सर देखो पुराने अटेम्प्ट में तो आंसर दे रखे, वो बात लगे। सेम में एक दोस्त को दे रखे, एक को नहीं दे रखे। और वो मैंने बताया हेड्स वाला क्वेश्चन, अरे हेड्स लिखे हुए उसमें, बैलेंस शीट का जो है मेजर हेड और माइनर हेड का, उसका नंबर काटा हुआ है, उसका नहीं काटा है। तो यार ये सब गलत होता है। अब इसका कोई है क्या, कोई जवाब? कोई नहीं है, अनलेस एंड अनटिल लोग अपनी वॉइस रेस करें, है ना। बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि पेरेंट्स तो कई बार क्या सोचते हैं, अरे यार बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। कई बार करता है बच्चा पढ़ाई तो भी रह रहा है, उनकी वजह से रह रहे हैं ना। अरे हाँ है ना, अभी पिछली बार लॉ में जो बच्चे रहे, कई बच्चे आप रहे, आप ही के फ्रेंड्स होंगे, याद करो पिछली बार सितंबर वाले बैच में थे कई आप ही के दोस्त। ऐसे बच्चे तो फेल हो ही नहीं सकते। कैसे फेल कर रहा है यार, थोड़े बहुत तो नंबर, आदमी इतने लीड तो नहीं हो सकते कि यार 25-25 नंबर आ रहे थे बच्चों के, जिनके हर सब्जेक्ट में 70 आ रहे हैं, उसमें 25 आ रहे हैं। व्हाट द हेल इज दिस? तो वो सबको पता है ऐसे। इसलिए बोल रहा हूं कि आप कम नंबर की वो मत करो भाई, ज्यादा से ज्यादा अगर ट्राई करोगे ना तब यू आर गोना गेट पास, नहीं तो पास भी नहीं होगे आप, क्योंकि वो तो गड़बड़ियां करता ही है। तो उसको मौका मत दो, आप थोड़ा 40 के आसपास वाला आप ऊपर ही ऊपर रखो मार्क्स ज्यादा, तब जाके आप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर आउट हो जाओगे। समझ गए? चलो लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसलिए बोल रहा हूं भाई, चलो मैं तो मेरे सब्जेक्ट में बोल सकता हूं, एटलीस्ट इसमें तो मौका मत दो। जब फ्री में आराम से पास हो सकते हैं, पास क्या एग्जामेशन ला सकते हैं, तो आप बिना फालतू में इग्नोर करके अपनी लंका क्यों लगवा रहे हो? यही एक सब्जेक्ट है जहाँ क्लियर कट आपके आराम से यू कैन गेट 30 से ज्यादा मार्क्स। मैं बोल रहा हूँ ना 15 तो केस स्टडी क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ढंग से पढ़ लोगे ना 15 के 15 तो फिक्स है, 15 में से 15 आ जाते हैं। चलो हद मार के बोलो नहीं सर नहीं आएंगे, 13 मान लो, आराम से आ जाते हैं। ठीक ठाक पढ़ने वाला है ना, अगर कोई अच्छे से 1-2 बार पढ़ लिया उसने कोर्स, आराम से 13 मार्क्स आ जाते हैं। समझ रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ 15 ही आ जाते हैं। 15 उसमें आगे तो सोचो कितने कितने क्वेश्चन सही करने हैं आपको 7 में से। सोचो 7 में से 4 और कर ली तुमने, 4 भी कर लिए ना अगर ढंग के क्वेश्चन, 4 4 4 4 4 4 16 कितने हो गए? 15 और 16 31। एफएम में कितने लिया है साहब? मान लो 20-21 कटवा लो, उसके अंदर हो गए ना 60, आ गई ना एग्जाम्शन। इसलिए बोल रहा हूं जहां फिक्स है कि आ सकती है वहां नहीं लाना चाह रहे, बेवकूफी है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देना बेटा सब लोग, लास्ट क्वेश्चन है। ओए इधर देखो, इट इज अ लीडिंग रिटेल चेन, काय का है ये? लीडिंग रिटेल चेन है, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इट्स बिजनेस एट लो कॉस्ट। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वो क्वेश्चन का आपको दिखा रहा था आंसर का फॉर्मेशन 13 वाले का, लो देखो वो तो रह गया है। इसका फॉर्मेशन देखो भैया, मेरे को तो बिल्कुल नहीं जचा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे लिख के आना, ठीक है? क्योंकि ये इस पे तो विश्वास करना ही नहीं भाई। 4 नंबर का आंसर है, इतना सा थोड़ी लिखेगा कोई। तो देखो भाई सुनना है इतनी सी बात, तो इसने क्या किया है, इसने पहले सीधा सीधा बता दिया कि सर कैपेबिलिटीज कौन सी डेवलप करनी चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसीज ये वाली 4 करनी चाहिए, नाम बता दिए सबके। और फिर अब इसने क्या किया, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन फिर भी ठीक है कि रोहित पटेल कैन बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसीज इन द एरियाज ऑफ। ये क्वेश्चन इसलिए मुझे आपको कराना था सिर्फ इस पार्ट के लिए। आपको देखो कुछ चीजों में है ना थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी सोचना पड़ेगा, ठीक है? कि भाई
वो जो मेन है टॉपिक वो तो है ही है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके अब थोड़ा ज्ञान लगाओ। काय का काम था इसका, केमिस्ट वाला था ना। अब क्या करना पड़ेगा देखो, अब उसने क्या किया है, ए स्मॉल केमिस्ट शॉप, अब वो चाह रहा है कि ऑनलाइन वाले से ऊपर उसको क्या मिल जाए, एडवांटेज। तो तुम बताओ इसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, दिमाग लगाओ। सर देखो, लोगों से कैसे रिलेशंस डेवलप करने चाहिए। कई बार आदमी इससे भी उसको क्या मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अरे हमारे वैशाली में है, तुम्हारे हर एरिया में होगा कोई ना कोई ऐसे ही कोई बड़ी वाली केमिस्ट शॉप जो ऑनलाइन नहीं है बट व्यवहार से चलती है। हमारे वैशाली में, आई डोंट नो आपके एरियाज में कौन कौन सी है, हमारे वैशाली में एक शिव मेडिकल है, बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई। समझ रहे हो मेरी बात। डेली का उसका गल्ला होगा अराउंड, मान लो आप 10 लाख तो मान लो, पांच, चलो तुम अब बिलीव नहीं कर रहे ना तो भाई लगा लो, कम कर लो थोड़ा सा, 5-6 लाख से ज्यादा का गल्ला है उसका डेली का है। बोल रहा हूं ना, जो दवाइयां, अब सुन लो, जो दवाइयां कई बार कहीं नहीं मिलती ना, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बोला सर वो दवाई तो सिर्फ उसी जगह मिलेगी और कहीं अवेलेबल ही नहीं भाई, सब कहीं पे भी ढूंढ ली वो मिलती नहीं। तो ऐसा बड़ी दुकान है मतलब वो, समझ रहे हो। तो भाई 10-12 लोग काम करते हैं स्टाफ, वो छोटी मोटी दुकान नहीं है, इट्स अ बिग शॉप। 10-12 लोग दवाई के बिजनेस में लगे हुए हैं और फुल पैक रहता है रात के 12 बजे तक भी। अब आप समझो, अरे वो बातें नहीं यार, तो खुद बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ। कोई ऑनलाइन नहीं है उसका, फिर भी इट इज मेकिंग सच अमाउंट ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब करा जा सकता है ना। तो आप सजेस्ट करो ये भाई साहब को, रोहित पटेल को, कि कैसे वो कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर सकता है। तो पहले तो हमने नाम बता दिया, अब थोड़ा दिमाग लगा के एग्जांपल्स दो उसको कि यार ऐसे कर सकता है। पहला क्या बोला तुमने, क्या डेवलप करो, पर्सनल और कॉर्डियल रिलेशन विद द कस्टमर्स। समझ रहे हो, एक बार सेट हो जाता है ना वो फिर बार बार उधर ही जाते हैं। दूसरा, प्रोवाइड होम डिलीवरी विद नो एडिशनल कॉस्ट। अब यार ये थोड़ा बहुत दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा उसको कि भाई तू होम डिलीवरी कर विद नो एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। इससे भी तू ऑनलाइन स्टोर्स वालों से क्या क्या कर सकता है, बेटर कर सकता है। और डेवलप अ सिस्टम ऑफ स्पीडी डिलीवरी। स्पीडी, ऊपर क्या बोला, ऊपर और ये पॉइंट अलग है, ऊपर वाले में बोला कि होम डिलीवरी कर फ्री में, दूसरे में क्या बोला, स्पीडीली कर, तेजी से, फटाफट। कि भाई कई बार ऐसा होता है, जैसे पहले कुछ एप्स थी जिससे मैं मंगाता था, सुबह ऑर्डर की तो इट विल कम शाम तक आ जाती थी दवाई, ऐसा कुछ होता था। बट स्पीडीली करो, तो उसने क्या बोला, स्पीडीली डिलीवरी करो, है ना। अब सुनना, बीइंग इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी, उसने हिंट भी दिया था वो सेंट्रल पार्ट में है उसकी दुकान, तो इट कैन क्रिएट अ नेटवर्क टू सप्लाई एट वाइडर लोकेशंस इन द सिटी। आज अपने अगर कोई जयपुर में कोई अगर सेंट्रल लोकेशन पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो तो हर एरिया से कितना है भाई, सेंटर में अगर आप खड़े हो गए जयपुर के तो हर एरिया आपके 10-12-15 किलोमीटर के रेडियस में है। अरे समझ गया मेरी बात, जैसे आप अभी सेंटर में नहीं हो, दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ जयपुर। जयपुर ये क्या है, एक तरीके से कोना है। अरे आपका ये वाला पार्ट है ना, ये तो कोना, सेंटर कौन सा हो गया आपका, बेसिकली आपका वो कह लो आप 22 गोदाम या वो वाला एरिया, टोंक रोड, उधर से उधर और उधर से उधर, टोंक रोड भी थोड़ा ज्यादा हो गया, 22 गोदाम वाला मान लो आप। तो कौन सा, सिटी से नहीं नहीं, यहाँ सिटी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द सिटी। तो आपका हर एरिया मतलब वो वाले बात तो इतने सर्किल होता है, बीच में खड़े हो जाओ तो बीच में है एक तरीके से कि यो। तो इससे क्या है, स्पीडी डिलीवरी होगी और वाइडर लोकेशंस को कवर कर सकते हो। अब सिंपल सा सोचो, मैं आपको बताता हूँ, अब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट में। मेरे पास अभी ऑफर आ रहा है मान लो प्रताप नगर का, आई वोंट बी एबल टू टेक प्रताप नगर ना, नॉट बिकॉज आई एम नॉट इन द सेंटर। आप समझ गए, यहां से प्रताप नगर विल बी वेरी फार। बट अगर मैं सोचो टोंक रोड पे होता, अभी लेट से अभी मैं टोंक रोड पे होता है ना, अपना इंस्टीट्यूट टोंक रोड पे होता, तो आई कुड हैव टेकन दैट बैच, क्योंकि वहां से वो सेंटर, वो एक सेंट्रल पॉइंट हो गया जिससे मैं इधर भी आ सकता हूं 10 किलोमीटर, उधर भी जा सकता हूं 10 किलोमीटर, इधर ऐसे करके। तो ठीक है सर, इसमें क्या कह रहा है वो कि ये भी कोर कॉम्पिटेंसी वो डेवलप कर सकता है, वो ज्यादा वाइडर लोकेशंस पे सर्व कर सकता है, क्योंकि वो उसकी दुकान कहाँ है, बिल्कुल बीच में। तो बेटा ये थोड़ा दिमाग लगा के आप थोड़ा तो लगाना पड़ेगा। और सुनो सेकंड लास्ट पॉइंट, हैविंग एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ बायर्स। तो बोला यार थोड़ा अगर तुझे चाहता है ऑनलाइन वाले को बीट कर सके तो थोड़ा ज्यादा काम कर, फिर एक्सटेंडेड, समझ रहे हो, ऑनलाइन वाला मान ले 10 बजे बंद हो जाता है सिस्टम, तो तू भाई थोड़ा वो 24/7 वाला, देयर आर 24/7 शॉप्स जो करती हैं काम,
और देखो लास्ट क्या दे उनको, ऑनलाइन में तो क्रेडिट नहीं मिलता ना, गिव देम इजी क्रेडिट। तो इससे कोशिश कर सकते हो आप वो ऑनलाइन वाले को भी बीट करने की। आगे समझ में? बस तो ये था। लास्ट क्वेश्चन देखना बेटा, लास्ट क्वेश्चन आ गया है, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई 14, वैल्यू फॉर मनी, अरे नाम ही कंपनी का ये है, वैल्यू फॉर मनी इज अ लीडिंग रिटेल चेन ऑन अकाउंट। अब सुनना, तो पहली बात उसने बोली एक लीडिंग चेन है, रिटेल चेन है, ठीक है। अब सुनो, कॉमा लगाया हुआ है उसके आगे, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इट्स बिजनेस एट लो कॉस्ट। सर उसमें क्या एबिलिटी है इस कंपनी में, ये काय पे ऑपरेट करती है, लो कॉस्ट पे ऑपरेट करती है। The retail chain aims to further strengthen its top position in the retail industry। तो सर ये जो कंपनी है ये चाह रही है कि ये अपनी पोजीशन को और ऊपर लेके जाए, समझ रहे हो? पोजीशन पढ़ा था ना अपन ने, याद करो, एडीएल मैट्रिक्स, डोमिनेंट, डोमिनेंट के बाद क्या आता है आपका, वो फेवरेबल, फिर नहीं, डोमिनेंट के बाद आता है स्ट्रॉन्ग, फिर फेवरेबल, फिर टेनेबल, फिर वीक। तो वो अपनी, खैर मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो अपनी पोजीशन को और बढ़िया करना चाहते हैं इंडस्ट्री में। अब सुनो, एक आदमी है मार्शल, जो उसका सीईओ है, मार्शल द सीईओ ऑफ रिटेल चेन इज ऑफ द व्यू दैट टू अचीव द गोल्स दे शुड फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सीईओ का क्या कहना है भाई, सीईओ कह रहा है कि इस गोल्स को अचीव करने के लिए, कौन सा गोल है उनका, गोल क्या है, ऊपर जाना पोजीशन में और ऊपर जाना। इस गोल को अचीव करने के लिए सीईओ बोल रहा है कि यार तुम प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को थोड़ा और फोकस करो, उसको कम करने की, ठीक है। अब सुनना, हाईलाइट एंड एक्सप्लेन, क्वेश्चन अच्छा है ये, हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द वैल्यू फॉर मनी रिटेल चेन। तो सर आप उसकी कोर कॉम्पिटेंस को पहचानो, क्या है उसकी कोर कॉम्पिटेंस, साफ दिख रहा है, एक ही तो है, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट उसकी क्या है, कोर कॉम्पिटेंस, तो उसको हाईलाइट करो, मतलब आइडेंटिफाई करो और उसको एक्सप्लेन करो। तो मैं फिर बोल रहा हूं, इसको लिख लेना टिक करके कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनमें प्रॉब्लम आ सकती है। भाई सीधे सीधे क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद करो, आंसर लिख दोगे। जिनमें आप लिखने के लिए परेशान हो जाओगे कि क्या लिखें, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो भाई हर टाइप की प्रैक्टिस कर लिया अपन ने। लास्ट क्वेश्चन है, देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देना भाई। हाँ भाई, तो एक ही है ना, तो एक ही है, तो देख लो एक ही है, लिखा हुआ है वैल्यू फॉर मनी is the leader on account of its ability to keep cost low. Cost advantage that value of money has created for itself has allowed the retailer to अब सुनना, मेन कोर कॉम्पिटेंस क्या है इसकी, सिर्फ एक ही तो है, अ कोर कॉम्पिटेंस। पहले उसने क्या बताया कि कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, डेफिनेशन बोल दोगे, तुम्हें भी तो पता है, वो दोनों का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, जो कि यूनिक होनी चाहिए, होती तो सभी के पास है, जिसका कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका यूनिक होगा, उसी से क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वो बता दो उसको, फिर उसको बताओ, ठीक है। तो ये सब उसने पहली लाइन में बता दिया। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज कोर कॉम्पिटेंसी, द कॉम्पिटेंसी शुड डिफरेंशिएट द बिजनेस फ्रॉम अदर। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है सर, वो तभी आप बोलोगे जब वो ऐसी चीज हो जो दूसरों से क्या हो, अलग। भाई आप अगर बोल रहे हो, बोले यार ये कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स कोचिंग की, ये कोर कॉम्पिटेंस है, तो मतलब कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, उस तभी आप कोर कॉम्पिटेंस बोल सकते हो जब वो चीज दूसरों से अलग हो, ठीक है। जो सबके पास है फिर तो क्या बोलोगे, बोले कॉन्सेप्ट की कोर कॉम्पिटेंस है, फिर कोई बोल देगा बोले अरे बावड़े हो क्या, सभी के पास है ये तो जब सबके पास है वो कोर कॉम्पिटेंस नहीं होती। जो यूनिक हो आपकी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तभी आप उसको क्या बोल सकते हो, कोर कॉम्पिटेंस। इतनी फालतू बातें इसने यहाँ पे कर दी, 4 कर दी। अब मेन आंसर यहाँ से लिख दो। अब देखो उसने क्या कहा कि इसको एक ही चीज का तो एडवांटेज है, क्या, इट्स एबिलिटी टू कीप द कॉस्ट लो। और फिर उसने ये कहा, अब दिमाग लगाओ तुम, वो अपनी कॉस्ट को लो रखता है, ठीक है, और काय का बिजनेस था इसका, रिटेल चेन है ना। अब मेरी बात सुनो, इससे जो रिटेलर्स है जिनको वो आगे देता है, वो क्या, जब उसकी कॉस्ट कम आ रही है तो वो आगे क्या, आगे जो रिटेलर्स है वो भी किस प्राइस पे बेच पाएंगे, लो प्राइस पे। अरे कॉस्ट लीडरशिप का फायदा यही होता है, आपने अपनी कॉस्ट को इतना कम कर लिया तो जिससे कि जो आगे जो चेन है वो भी उसको लो प्राइस में बेच पाएगी, इससे लो प्राइस वाला आपको एडवांटेज मिलेगा। तो ये बात उसने लिख दी।
ठीक है, तो देखो क्या लिखा, द कॉस्ट एडवांटेज द वैल्यू फॉर मनी हैज क्रिएटेड फॉर इटसेल्फ हैज अलाउड द रिटेलर टू प्राइस द गुड्स लोअर देन द कॉम्पिटिटर। समझ में आ गई मेरी बात? तो सर आपकी कॉस्ट कम आ रही है तो आपके जो रिटेलर्स हैं उनको भी इससे मदद मिलेगी, वो भी अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस रख सकते हैं उसकी। आप भी जानते हो ना रिटेलर में क्या होता है, मैंने कोई चीज 10 रुपए की बनाई, फिर रिटेलर अपना उसमें मार्जिन जोड़ेगा और फिर उसको बेचता है ना, 2 रुपए जोड़ के मान लो 12 में बेचता है, सब 12 में बेच रहे हैं। अब लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी कॉस्ट तो कम आती है, अगर मेरी 7 रुपए आती है तो सर रिटेलर भी क्या कर पाएगा, अब उसको 9 में बेच पाएगा, बाकी बेच रहे हैं 12 में, वो बेच लेगा 9 में, इससे उसको एडवांटेज मिलेगा मोर सेल्स का। तो देखो लिखा हुआ है द कोर कॉम्पिटेंस इन दिस केस इज डिराइव्ड फ्रॉम कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट लार्जर सेल्स वॉल्यूम। तो कोर कॉम्पिटेंसी क्या हो गई सर, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है कि अपन, अपनी एबिलिटी है अपन बाकियों से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे अपने बेनिफिट मिलेगा किसको, रिटेलर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, दे कैन ऑल्सो सेल एट लो कॉस्ट अदर देन द राइवल्स, तो इससे क्या होगी, उनकी लार्जर सेल्स वॉल्यूम होगी, और यही कोर कॉम्पिटेंसी हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बस खत्म। तो ऐसे आंसर्स भी आते हैं, पढ़ाई करना अच्छे से और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, ठीक है, क्योंकि अगर 7 में से 7 बड़े क्वेश्चन से सारे सही करने हैं तो फिर इस टाइप के आंसर्स भी अच्छे होने चाहिए। मुझे पता है 7 में से 4 तो कर लोगे, और बात यह है 7 में से 7 करो ना, समझ रहे हो, मेरिट्स लाओ, ज्यादा नंबर लाओ, ताकि आपके आगे करियर में फायदा हो। फायदा तो होता ही है, अच्छे नंबर लाने से नुकसान किसको हुआ है आज तक, फायदा ही होता है ना। चलो, तो इसी के साथ ये खत्म हो गया, ये भी हो गया खत्म। देखो अब अपन एक वो बनाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, क्योंकि टाइम तो केस स्टडी के लिए कम पड़ेगा। एक, अब आप बताना, आप ही, मैं ये कोई नया कोई रूल थोड़ी है, आराम से खुद ही बना सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स जो हर चैप्टर में आपको पढ़ने ही चाहिए, जो छोड़ ही नहीं सकते आप। लगाओ दिमाग। चैप्टर नंबर 3 अभी आपने किया ना, चलो 1 से चालू करते हैं। 1 में बताओ कौन कौन से हैं मेजर टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्या लगता है? सर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, अरे था ना इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। लिमिटेशन कितनी थी, अरे याद करो, लिमिटेशन थी 4 और इंपॉर्टेंस थी 7, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दोनों ही है, एक एक आ सकता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाला, कि व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट, इंटेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बताओ, उस पर भी तो आ सकता है क्वेश्चन। विजन का 5 नंबर का क्वेश्चन, विजन, मिशन का क्वेश्चन, फिर आपका वो क्या नाम है 3, 4 गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उस पर भी आ सकता है, कम चांस है वैसे, आ जाता है लेकिन आया हुआ है। वैल्यूज है ना, वैसे ये सब एक साथ ही होना चाहिए, वैल्यूज। फिर क्वेश्चन नंबर, एक तरीके से इसको थोड़ा ABCD, फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ सकता है, वो 3 लेवल्स पढ़े थे, रोल ऑफ CEO वाला, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वाला। बड़ा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, कॉर्पोरेट एंड वो कौन है तीसरा वाला, फंक्शनल। बड़ा क्वेश्चन मतलब 5 नंबर में है ना, नॉर्मली वो बीच वाले पे तो इतना रोल ही नहीं है बीच वाले का अब ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लास्ट एक आ सकता है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, अगर आपको याद है तो। अरे नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप नाम का टॉपिक था, उसके अंदर कुछ नहीं, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल पता है ना तुमको, फंक्शनल है, डिविजनल है, एक वो स्टार्टअप वाला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। स्टार्टअप्स में मैंने क्या बताया था, स्टार्टअप में कोई हिरार्की नहीं होती, सब कैसे बैठते हैं, साथ साथ में, तो हॉरिजॉन्टल। और एक और था मैट्रिक्स। अब आप बताओ इसके बाहर क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो टॉपिक तो यही है। अच्छा, अब तो इंपॉर्टेंट आप समझो ना, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट से क्या हो रहा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले ही नहीं आ रहे, अंडर एस्टिमेटेड वाले भी आ रहे हैं, जिसको आप छोड़ के जाओगे वो वाला भी आ जाता है।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्या लगता है कौन कौन से टॉपिक्स हैं? चैप्टर 2। चैप्टर 2, वैसे बताओ टॉपिक थे कौन से? पहला टॉपिक क्या है? पेस्टल एनालिसिस। एक और था, वाई इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंस, और 5 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इजी भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आ गया था 2-3 अटेम्प्ट में, ठीक है। फिर पेस्टल वाला क्वेश्चन, पेस्टल को पूरा पढ़ना है, डीजी पेस्टल। डी क्या था? डेमोग्राफिक, ग्लोबल, पॉलिटिकल, सारा पूरा, सारे मतलब सारे आइटम्स पढ़ लेना उसके। तो उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन वाला टॉपिक, व्हाई बिजनेसेस गो ग्लोबल, ग्लोबल क्यों जा रहे हैं, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन, और एक वो एनालिसिस था जो इंटरनेशनल एनालिसिस है ना, एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल, एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट। और क्या था इसके बाद? इसके बाद था माइकल पोर्टर 5, माइकल पोर्टर्स 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल। और क्या था? याद करो छोटे वाले टॉपिक्स, पीएलसी, एक्सपीरियंस कर्व, और वैल्यू चेन। वो तो इसके बाद ले लो, चलो। वैल्यू चेन और वैल्यू क्रिएशन दोनों, वैल्यू चेन एनालिसिस, और एक और एंड वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या था? प्रोडक्ट मार्केट। ओ भाई वो तो अंडर एस्टिमेटेड। कौन सा? मार्केट एंड कस्टमर, वो कल आया था क्वेश्चन उसका, मार्केट एंड कस्टमर डिसीजन मेकिंग वाला, मार्केट एंड कस्टमर, और इसमें लिख दो डिसीजन मेकिंग, कस्टमर बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, है ना। और क्या था? अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, IUSWP, आई, अच्छा जी। अभी यही वो उस बच्चे ने 5 पॉइंट्स लिखे थे, उनमें से 5 पॉइंट में से 2 की हेडिंग गलत थी थोड़ी सी, उसको नंबर दिए 1 नंबर या 1.5 नंबर आईसीआई ने। हेलो, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये कई बार ही आया है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन। IUSWP, मैं फिर बोल रहा हूं, हेडिंग से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और फिर क्या था? KSF, यही था लास्ट, KSF की सक्सेस फैक्टर्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टॉपिक है। कौन सा आगे? अच्छा, वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, इश्यूज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डूइंग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अरे याद करो, वो बैलेंस, रिस्क, वो सारा पढ़ा था, वर्केबल मैच, याद आ गया? हाँ, इश्यूज टू बी कंसीडर्ड while doing strategic analysis। हाँ भाई, उसके बाद चैप्टर 3, क्या लगता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहां से चालू होता है ये? मेंडेलोस मैट्रिक्स से, मतलब की स्टेक होल्डर्स,
की स्टेक होल्डर, ठीक है। दूसरा, वो की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, ठीक है। और इसी में ही क्या था वो, स्ट्रैटेजिक ग्रुप, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, SGM। फिर था टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, इसका भी आजकल आ नहीं रहा, लेकिन केस स्टडी में आता है इसका। तुमसे पूछेगा ये डैश डैश डैश, मतलब ये लाइन दे दी, बोले बताओ कौन सी मार्केटिंग है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग लिख लेना, केस स्टडी, केस स्टडी में आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद में चैनल्स, कितने चैनल होते हैं, 3। चैनल के बाद क्या आता है, कोर कॉम्पिटेंस वाला, तो KREML, कोर कॉम्पिटेंस 2 क्वेश्चन, और एक किसका था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। 6 का कौन सा है, इसके बाद आता है माइकल पोर्टर, जेनेरिक, पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी, जेनेरिक स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, और एक वो भी आ जाती कई बार, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर वाली, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, खत्म। कॉस्ट प्रोवाइडर और स्वॉट एनालिसिस, करेक्ट। स्वॉट एनालिसिस कैसे भूल गए, स्वॉट 2 वाला ज्यादा बड़ा है चैप्टर, 3 वाला कंपैरेटिवली छोटा है। 4th चैप्टर 4, वैसे इसमें मैं हमेशा लिखता हूं कंप्लीट चैप्टर 4, तो उसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो, वैसे भी तो सारा ही है, कंप्लीट ही रखते हैं उसमें। तो क्या क्या था वैसे, टॉपिक बताओ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फिर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बहुत सारे तरीके हैं, एक्सपेंशन में कौन कौन से तरीके होते हैं, अरे एक्सपेंशन में एक तो इंटेंसिफिकेशन, पहले तो 2 मान लो, 2, पहले तो 2, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ कैसे होती है, खुद जो करते हैं अपन, खुद कौन सी, 3, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन, इनोवेशन। और एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या था, वो अलायंस वलायंस आ गया है ना, एक्विजिशन, मर्जर एंड अलायंस, यही था बस। अलायंस का बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा, एक्विजिशन मर्जर पे तो ज्यादा बड़ा नहीं आता, फिर भी मर्जर, वो अलायंस का कौन सा आएगा, वो 4 उसके वो हैं बेनिफिट्स, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और वो वाला। हाँ भाई, उसके बाद रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, रिट्रेंचमेंट में क्या क्या टॉपिक है सर, कौन कौन सा गया रिट्रेंचमेंट में, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन कोर्स में नहीं है, ठीक है, नॉट इन कोर्स, यही था क्या। और वो 4 मॉडल, अरे 4 मॉडल कौन से हैं, 4 पोर्टफोलियो एनालिसिस के मॉडल, एनालिसिस मॉडल काफी टाइम से नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी, मैं बोल रहा हूं 3-4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा, कम से कम 2-3 तो कंफर्म है, आ ही नहीं रहा ये क्वेश्चन, तो आ सकता है, जो 2-3 से नहीं दे रहा वो डालेगा। तो 4 मॉडल थे, कौन कौन से, एनसॉफ, एनसॉफ मॉडल, एडीएल,
एडीएल में क्या नहीं पढ़ना, वो बड़ी टेबल नहीं बनानी, बना दो तो मिल जाएगा लेकिन जरूरी नहीं है, मत करना टाइम वेस्ट। सिर्फ क्या बतानी है, 5 पोजीशन, एडीएल मैट्रिक्स, उसके बाद क्या था बीसीजी, और बीसीजी के बाद क्या आता है इलेक्ट्रिक मॉडल, जीई इलेक्ट्रिक, ट्रैफिक लाइट, हो गया खत्म। और थोड़ी था इसमें कोई, लास्ट चैप्टर नंबर 5 में तो 2 पार्ट में बांट लेना भाई, पढ़ाई करनी है तो। चैप्टर 5 2 पार्ट्स, पार्ट ए में क्या आ जाएगा आपके, देखो 3 में बांट लो तो और बढ़िया है। बताओ पार्ट ए में क्या था, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, इश्यूज, पढ़ाया था मैंने लास्ट के दिनों में, लास्ट यही पढ़ाया था बोरिंग वाला, मैनेजमेंट इश्यूज टू इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक इश्यूज। याद करो पहले कैसे करते हैं उसको, स्ट्रेटेजी अपने आप थोड़ा ना एक्टिवेट हो जाती है, क्या करना पड़ता है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, प्लान, प्रोग्राम, प्रोसीजर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरा बजट सब। तो पहला ये, फिर क्या आएगा वो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन का डिफरेंस, फिर मॉडल थे इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन के मॉडल थे, 2 मॉडल्स, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। याद करो वो सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, एक तो बर्बाद है 2 वाला 4 वाला। उसके बाद इस ऑपरेशनल प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वर्सेस ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। और एक अगर वो भी डाल दो यहीं पे ही, स्ट्रेटेजिक चेंज, 2 टॉपिक थे उसके, अरे स्ट्रेटेजिक चेंज के 2 टॉपिक थे, है ना, 2 क्वेश्चंस हैं उसके। तो ये हो गया आपका पार्ट 1, पार्ट ए। मतलब पार्ट बी में क्या डालोगे, सारे स्ट्रक्चर, ऑल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर पार्ट सी में आपका आ जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें 2 ही क्वेश्चन याद करने, मैंने बोला था आपको, एक तो वो 5 प्रैक्टिसेस है स्मॉल एंड मीडियम वाली, और एक हाउ टू मैनेज द डिजिटल चेंज, 2 ही याद करने, उसमें है बहुत सारे, 2 ही याद करना ठीक से। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा क्वेश्चन करोगे, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम, याद करो, बिगिंस एट द टॉप, ensure that changes are desired and necessary, reduce disruption, encourage communication। ऐसे पढ़ाई करो भैया, मेरा पेपर थोड़ी है तुम्हारा है। हाँ भाई, उसके बाद वो मैकिन्से 7S मॉडल, उसके बाद स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, कॉर्पोरेट कल्चर ले लो, चलो कॉर्पोरेट कल्चर का फुल टॉपिक कुछ भी आ सकता है, 3 क्वेश्चन है इसमें बड़े, 3 क्वेश्चन कौन से थे, हाउ टू चेंज कॉर्पोरेट कल्चर, और एक था इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, एक पेरिल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक वो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, वो लीडरशिप में कितने क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो वो 5 वाला स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, 5 लीडरशिप रोल्स, फिर आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लीडर, और फिर वो 2 का डिफरेंस, कौन सा, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लाइसेंसफायर का डिफरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शनल का डिफरेंस, 3 क्वेश्चंस। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, और एक लास्ट टॉपिक क्या था, एसपीएम, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। तो लगभग अगर अपन देखें इसको, कितने क्वेश्चन, कितने वैसे बन गए हैं, देखो 4 इसमें हो गए, 4 है ना, 4 के बाद
4 और 10 14 उसमें, लेकिन वो 4 में वो 3 विजन मिशन वाला भी है, तो वैसे मान लो उसको 7, तो 17 लगभग मान लेते हैं अपन, है ना। 17 के बाद 8, 17 और 8 25, 25 और अगर अपन बोले ये 4 तो वैसे नहीं है, इसमें 4 और 4 8 कर लो, 25 और 8 भाई 4 है, मैं 2-2 दिन मान रहा हूं एक एक टॉपिक का, 2-2 दिन मान लेते हैं। 4 दूनी 8, कितने हो गए? 25 और 8 33, 33 और 33 और 33 और 5 38, 38 और सारे स्ट्रक्चर करने के लिए 3 दिन, 38 और 3 38 और 3 41, 38 और 3 सारे स्ट्रक्चर 3 दिन, 3 दिन तो लेगा, 8 स्ट्रक्चर है, 5 दिन पागल है क्या? हाँ तो 3 दिन बोल रहा हूं ना, 3 दिन में सारे मिला लेना। एक दिन सिंपल फंक्शनल कर ले भाई, सिंपल फंक्शनल डिविजनल, एक दिन कर लिया ये 3, एक दिन कर ले मल्टी डिविजनल और एसबीयू, अब फिर क्या बचा तीसरे दिन के लिए? नेटवर्क, आर ग्लास और मैट्रिक्स, हो जाएंगे ना? हाँ भाई कितने हो गए थे? 41, 41 के बाद 6 क्वेश्चन, ये मान लो आप 41 और 6 40, अगर आप ये कर सकते हो लगभग 47 डेज में तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये सब एक बार कोर्स करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं क्या करना चाहिए। ये एक बार तो करना ही है सबको, सारे टिक बना के, ठीक है। फिर आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे, मेरे मिलेंगे नहीं क्योंकि मैं ट्रस्ट ही नहीं करता वन शॉट पे। वन शॉट कोई करने का सेंस नहीं होता है। वन शॉट क्या होता है? सी हो जाती है वन शॉट में भाई। तो सबसे ठीक ठाक है ना, सबसे ठीक ठाक फिर भी बता देता हूं आपको, वन शॉट वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। एक बहुत अच्छा टीचर है जो वाकई है, वो अगर मैं बनाऊं, मैं नहीं बनाता नहीं हूं, लेकिन मैं क्या है, बहुत एनर्जी ज्यादा जाती है और मजा आता नहीं उतना। तो वन शॉट वीडियोस से आप फिर से एक और बार कोर्स कर लोगे। तो वन शॉट वीडियोस में आपको बता देता हूं, लगभग 10 आवर्स में सारे चैप्टर्स के हो गए, दिए हुए होंगे। तो 10 घंटे में एक और बार कोर्स, कितनी बार हो गया? 3 बार। ये आप कर लो तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत 4-5 केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लेना आरटीपी में से, बस। तो भैया ये कर लो ताकि बढ़िया नंबर आए।